तो आज अब एकमात्र टॉपिक जो है पब्लिक फाइनेंस का बचा हुआ है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ (73 and 73rd and 74th amendment, राइट। जैसे कि आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि इसके माध्यम से हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन इकाई जो है इनको संवैधानिक दर्जा दिया है ना। ये क्लियर कट आपको जानकारी होगी। और इसके अंतर्गत संविधान के अध्ययन के अंतर्गत आपने यह भी देखा होगा कि ये दो महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट होती है 93 में, इसके माध्यम से भारत में एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया और इसके माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत 11th एंड 12th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, है ना। और इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। तो टॉपिक तो आपके सिलेबस में इसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। जैसा कि यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजकोषीय विकेंद्रीकरण, राइट। मतलब डायरेक्ट जो है आपसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात ना करके आपसे पूछा जाए कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। और भारत में संविधान के 73 अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से किस प्रकार से भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वयन किया गया है, या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण का जो प्रोसेस किया गया है इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। या फिर पूछा जा सकता है कि आप जो है इस राजकोषीय विकेंद्रीकरण को और मजबूत करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, है ना। क्या ज़रूरत है और क्या क्या आवश्यकताएं हैं इसमें करने का, इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है इकोनॉमी के सेक्शन के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो यहाँ पर समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो हम लोग को ये फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इसका संबंध राजकोषीय संघवाद से भी है। जैसे कल हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था राजकोषीय संघवाद, यानी फिस्कल फेडरलिज्म। और इसमें बात करना है कि भारत में एक संघीय सरकार है और संघीय सरकार होने के कारण भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है, भारत की जो सार्वजनिक वित्त का संबंध है, उस सार्वजनिक वित्त की अवधारणा के अंतर्गत राजकोषीय संघवाद को लागू किया गया है। और उस राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत
जो सरकार है उसके कई स्तर हैं और उन स्तरों के बीच वित्त का विभाजन किया गया। वित्त का विभाजन का मतलब क्या है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण स्तर हैं हमारे यहाँ। उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, लोकल जो गवर्नमेंट है। तो इन तीनों सरकारों के पास इनके सार्वजनिक आय क्या हैं, सार्वजनिक व्यय क्या होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वित्तीय प्रशासन में इनका क्या योगदान हो सकता है, इन सभी के संदर्भ में हमारा संविधान प्रावधान करता है। लेकिन 73-74 अमेंडमेंट के पहले सरकार की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें 2 ही लेयर की बात होती थी, केंद्र सरकार की बात होती थी और राज्य सरकार की बात होती थी। 73 एवं 74 जो अमेंडमेंट है इसने क्या क्या काम किया है मोटा मोटी, तो इसके अंतर्गत एक चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा कि इसको इंट्रोडक्शन के रूप में, जैसे फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को पहले आप डिफाइन कर देंगे कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच उनकी राजकोषीय जो आय व्यय या राजकोषीय जो ऋण है या राजकोषीय प्रशासन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रावधान संविधान के माध्यम से किया जाना राजकोषीय विकेंद्रीकरण कहलाता है। और भारत ने 73 अमेंडमेंट के माध्यम से राजकोषीय विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया है, क्योंकि 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो है भारत में एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करता है और उस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हमने फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन भी किया है। कैसे फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन किया है, तो यहाँ पर आप आएंगे 73 एंड 74 अमेंडमेंट के अंतर्गत जो चीज़ें अगर आप लोकल जो गवर्नमेंट है, इस लोकल गवर्नमेंट के संदर्भ में इसकी जो संरचना है उस संरचना को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि 73 जो अमेंडमेंट है, राइट, इस 73 अमेंडमेंट के अंतर्गत यहाँ PRI का कॉन्सेप्ट लागू किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 3 लेयर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे नीचे में आपका ग्राम पंचायत है, इसके ऊपर में जो है पंचायत समिति का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर में जिला परिषद का कॉन्सेप्ट है। ये आप जानते होंगे। और 74 जो अमेंडमेंट है इसमें ध्यान ही रखना है कि नीचे में यहाँ पर नगर पंचायत है, नगर पंचायत के ऊपर जो है नगर पालिका परिषद है, कहीं कहीं नगर पालिका पंचायत भी उसको बोलते हैं, और इसके ऊपर नगर निगम है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर आप देखिएगा तो राज्य सरकार है, यानी कि यहाँ राज्य सरकार है और इसके ऊपर केंद्र सरकार है, राइट। तो 3 स्तरीय जो है गवर्नमेंट की जो परिकल्पना की गई है उसकी संरचना ये है। अब मूल रूप से क्या देखना है आपको कि 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से किस तरह से फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रावधान किया गया है, राइट। इस फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के प्रावधान के अंतर्गत थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्टिकल, बस 3-4 आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 243A, इसके अंतर्गत
भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है। और ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है, इसके तहत त्रिस्तरीय जो सरकार की व्यवस्था की गई, ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया। फिर आपको आर्टिकल 243G को याद रखना, राइट। आर्टिकल 243G के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कि संविधान के द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय, 2 टर्म यहाँ पर ध्यान में रखना है, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में योजना के निर्माण का अधिकार, राइट, निर्माण का अधिकार। ये यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ आपको केवल और केवल फिस्कल जो एस्पेक्ट है, उस फिस्कल एस्पेक्ट के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। हम लोग जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप जो हैं संविधान के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ फिस्कल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो इसके निर्माण का अधिकार है और दूसरा कि क्रियान्वयन, है ना, यानी कि जो PRI है, ये PRI जो है आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित जो भी योजना या कार्यक्रम है, इसका क्रियान्वयन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है PRI का होगा। और PRI जब हम करें तो ध्यान ये रखना है कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 3 महत्वपूर्ण जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। यानी इस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि जो स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं वो स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण कर सकती है और उसमें सामाजिक न्याय भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। और उसका क्रियान्वयन भी करने का उत्तरदायित्व जो है इन्हीं के पास है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है जिसके अंतर्गत हम 243I की H की बात कर रहे हैं, 243H। तो 243H के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल, है ना, यहाँ ध्यान में रखना है कि राज्य विधानमंडल जो स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ है, उन स्थानीय स्वशासन इकाइयों को लेवी, कर, ड्यूटी और फी, यानी स्थानीय स्तर पर, देखो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, एक चीज़ और क्लियर मैं कर दूँ कि जो 73 अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत कहा गया कि 29 जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, उन स्थानीय महत्व के विषय पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको प्रशासन का अधिकार दिया जा रहा और उनको फाइनेंस का अधिकार भी दिया जा रहा। इट मीन्स कि इसके अंतर्गत H जो 243H है, इस 243H के अंतर्गत विधानमंडल ऐसे कानून का निर्माण करेगा जिसके अंतर्गत स्थानीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन्हें लेवी लगाने का अधिकार होगा, टैक्स लगाने का अधिकार होगा, ड्यूटी लगाने का अधिकार होगा और फी को लगाने का अधिकार भी होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी में H की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसमें दूसरा कहा गया कि जो राज्य विधानमंडल है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को राज्य के कुछ करों, ड्यूटी, फी या लेवी को कलेक्ट करने का अधिकार भी देता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अधिकार दिया गया राज्य विधानमंडल को कि राज्य विधानमंडल जो है ग्रांट इन एक्ट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ग्रांट अनुदान प्रदान करने का अधिकार भी देगा। तो ये लेजिस्लेचर के संदर्भ में यानी विधानमंडल के संदर्भ में कि किस तरह से विधानमंडल जो है एक तरह से फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम करेगी। और इसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 243I, राइट। आर्टिकल 243I के अंतर्गत यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है, यानी राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये जो राज्य वित्त आयोग है ये स्टेट जो है यानी राज्य के जो राजस्व हैं उस राजस्व के हिस्से का कुछ भाग स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वितरित करने के संदर्भ में किस प्रकार के सिद्धांत का निर्माण किया जाए इसके संदर्भ में राज्य को सुझाव देगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग की हमने बात की, यहाँ स्टेट वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और वह राज्य सरकार को यह सुझाव देगा कि राज्य के जो राजस्व हैं उसमें से कितने प्रतिशत राजस्व जो है स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ जो है एक तरह से शेयर किया जाए, उनको दिया जाए। इसके अलावा ये ग्रांट एंड एड यानी राज्य कितनी अनुदान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देगी इसके संदर्भ में भी ये सरकार को सुझाव देगी। और इसके अलावा आप देखिएगा कि इसमें भी ये प्रोविज़न है कि सरकार को यह और भी सुझाव दे सकती है। अगर इसके अतिरिक्त सरकार कोई सुझाव इससे मांगती है तो उसके संदर्भ में भी सुझाव देगी। इसके अलावा लेखा परीक्षण वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है, राइट, कि जो पीआरआई है उसका लेखा परीक्षण भी किया जाएगा। ये अदर मतलब यहाँ 243I की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया गया है। और इस आर्टिकल के अलावा आपको इस फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में क्या देखना है कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा जो पीआरआई है, राइट, या अर्बन लोकल बॉडी जिसको कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, तो इसके राजस्व के स्रोत क्या है ना। जैसे इसके राजस्व के स्रोत, क्योंकि जब तक हम राजस्व के स्रोत को डिफाइन नहीं करेंगे, हम फिजिकल जो हम डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयास आपका सफल नहीं होगा। तो पीआरआई का जो राजस्व का स्रोत है इसमें क्या है कि एक तो ध्यान में आपको रखना है कि केंद्रीय वित्त आयोग है ना, केंद्रीय वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार का जो राजस्व है उसके कितने प्रतिशत राजस्व जो है पीआरआई को या अर्बन लोकल बॉडी को दिया जाए इसके संदर्भ में भी सुझाव देता है, राइट। यानी कि एक तो सेंट्रल फाइनेंस जो कमीशन है उसके द्वारा जो है इनको राजस्व दिया जाता है कि इतना जो है इस वर्ष
5 सालों में पीआरआई को दिया जाएगा, इतना अर्बन लोकल बॉडी को दिया जाएगा। तो उससे इनके पास, दोनों ही के पास एक राजस्व के स्रोत आते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, राइट, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के सुझाव पर भी एक तरह से राज्य के राजस्व का वितरण जो है पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी के साथ किया जाता है। और तीसरा जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये इसको ग्रांट इन एड भी देता है, यानी कितने इनको ग्रांट इन एड दिया जाए, इसके संदर्भ में भी यहाँ पर प्रावधान है। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारा जो पीआरआई है या लोकल बॉडीज़ है, इनको आंतरिक स्रोत से भी राजस्व प्राप्त होता है, राइट। देखो, आंतरिक स्रोत से राजस्व प्राप्त होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि इनको टैक्स यानी कर एवं गैर कर, देखो हम लोगों ने जब बजट पढ़ा तो उसके अंतर्गत हमें राजस्व जो प्राप्ति बजट के अंतर्गत होती है, उस राजस्व प्राप्ति को हम लोग 2 भाग में डिवीजन किए थे, कर एवं गैर कर राजस्व। तो पीआरआई हो या लोकल बॉडी हो, उसको कुछ स्थानीय टैक्स लगाने का अधिकार है, राइट। इनको स्थानीय जो टैक्स लगाने का अधिकार है, उस स्थानीय टैक्स के अंतर्गत आप देख सकते हो कि एक तो कि प्रॉपर्टी टैक्स है ना, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी टैक्स ये लगा सकते हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं कि चुंगी जो ली जाती है उसको लगा सकते हैं, या अगर एक पंचायत से दूसरे पंचायत में अगर अंतर पंचायत कोई गुड्स या सर्विस का जो विक्रय होता है, उस पे ये लगा सकते हैं। स्थानीय बाज़ार पर लगा सकते हैं, हाट पर लगा सकते हैं। इस तरह के टैक्स, लोकल जो टैक्स, इनको लगाने का अधिकार है। टोल टैक्स भी कुछ जगहों पर इनको शेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो पीआरआई हैं, गैर कर के अंतर्गत फाइन भी लगा सकती है, कुछ फ़ी भी ये एक तरह से इम्पोज करती है, जिससे इनको आय होता है। और इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडी के अंतर्गत भी आप देखोगे कि इसके माध्यम से यहाँ भी आता है, इसके माध्यम से यहाँ भी आता है, और फिर इनको कर एवं गैर कर दोनों तरफ से इनको आय प्राप्त होती है। जैसे कर के अंतर्गत इनके पास भी प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, एनिमल टैक्स लगाने का अधिकार है, वाटर टैक्स लगाने का अधिकार है। और गैर कर के अंतर्गत यूजर चार्जेस, देखो यूजर चार्जेस का मतलब क्या होता है कि नगर पालिका या नगर निगम जो है, कई प्रकार की हमारे जो नगर में जो लोग रहते हैं उनको फैसिलिटी देती है, और फैसिलिटी देती है तो उस पर भी टैक्स उनको लगाने का अधिकार है। तो ये इनके मूल रूप से राजस्व के स्रोत हैं, जहाँ से इनको इनकम आ सकती है। इसके अलावा इनमें इनके पास कैपिटल इनकम भी आता है। कैपिटल इनकम का मतलब क्या है कि जो पीआरआई के लेवल पर, स्थानीय स्वशासन इकाइयों के लेवल पर जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का विकास चाहे केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के ऐड के द्वारा होती है, तो वो भी एक तरह से इनके पास रिसोर्सेज है। इसके अलावा आप पे अगर बात करेंगे तो इनके पास राजस्व, दोनों ही की मैं बात कर रहा हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम है, यदि केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, स्कीम है ना, विभिन्न तरह के स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार के जो स्कीम्स होते हैं, चाहे केंद्र सरकार का स्कीम हो चाहे राज्य सरकार का स्कीम हो,
तो उस स्कीम से इनके पास फंड आती है, और उस स्कीम से फंड आती है तो उस फंड का ये उपयोग जो है करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये इनके इम्पॉर्टेंट राजस्व के स्रोत का निर्माण किया गया है। दूसरी तरफ इनके व्यय क्या है, यानी इनके सार्वजनिक व्यय क्या हो सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब हमने ये बात किया कि पीआरआई को 29 विषय पर प्रशासन का अधिकार दिया गया है, फाइनेंस का अधिकार दिया गया है, तो स्थानीय स्तर पर पीआरआई हो या अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, वो विकास के कुछ कार्य करती है ना। जैसे ग्रामीण लेवल पर आप देखो कि छोटे मोटे सिंचाई के साधनों का विकास, नली का निर्माण, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थानीय जो स्वास्थ्य है उसके संदर्भ में, स्थानीय लेवल पर लोकल प्राइमरी शिक्षा वगैरह के संदर्भ में, ये सब चीज़ें जो है पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी इस पे एक्सपेंडिचर करती है, साफ सफाई पर एक्सपेंडिचर करती है। तो ये इनके एक्सपेंडिचर हैं, यानी राजस्व के स्रोत और एक्सपेंडिचर के स्रोत। और इसके अलावा क्या है कि इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों को लोन भी लेने का अधिकार है। जैसे आप देखोगे कि जब हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस हमने पढ़ा, तो उस पब्लिक फाइनेंस के हमने 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात की थी। एक तो सार्वजनिक आय की बात की थी, दूसरा सार्वजनिक व्यय की बात की थी, और तीसरा सार्वजनिक ऋण की बात की थी, और चौथा हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ये चारों चीज़ जब आप फेडरल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हो, तो उस फेडरल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हो तो ये चारों चीज़ यहाँ पर है। और इस तरह से भारत ने 73 एंड 74 अमेंडमेंट के माध्यम से राजकोषीय विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया है। हमें इनके इम्पोर्टेंस को भी देखना होगा। तो अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने राजकोषीय संवाद में हो या राजकोषीय जो नीति है उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने बात किया था। तो इसका इम्पोर्टेंस जो है उसके अंतर्गत पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है कि यह आर्थिक मूल्य है ना, इकोनॉमिक वैल्यू की अवधारणा को एक तरह से स्थानीय सरकारों तक स्थापित करती है। देखो, इकोनॉमिक वैल्यू का यहाँ पर मतलब क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि जब स्थानीय गवर्नमेंट को हमने ये अधिकार दिया कि चाहे पीआरआई हो या लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, ये पीआरआई या अर्बन लोकल बॉडी जो है आर्थिक विकास के संदर्भ में नीति का निर्माण कर सकती है और सामाजिक न्याय के संदर्भ में कर सकती है। यानी योजना जो है आर्थिक विकास के संदर्भ में या कार्यक्रम आर्थिक विकास के संदर्भ में स्थानीय लेवल पर उसका निर्माण कर सकती है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी योजना एवं जो कार्यक्रम है, और ये योजना एवं कार्यक्रम क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसका दो संदर्भ यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहले भी मैंने बात किया है, एक तो आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास यानी स्थानीय स्तर पर, राइट, ये बात ध्यान में रखना है। और दूसरा सामाजिक न्याय, ये भी स्थानीय स्तर पर। तो ये दो महत्वपूर्ण जो कार्य है स्थानीय लेवल पर, चाहे पीआरआई के एरिया में हो या अर्बन लोकल बॉडी के एरिया में हो, यहाँ कहा गया कि ये नीड बेस्ड
अप्रोच को फॉलो करना है। नीड बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है ना? जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पर हमको आर्थिक विकास का योजना बनाना है, कार्यक्रम बनाना है, तो ग्राम सभा की बैठक हम करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे गांव के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम हो सकता है, कौन सी योजना हमारे गांव के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो उसी योजना और उसी कार्यक्रम का निर्माण हम इसके माध्यम से करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो पीआरआई अगर नहीं था, अर्बन लोकल बॉडी को इस तरह के संवैधानिक अधिकार नहीं थे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है गांवों के विकास के लिए या अर्बन लोकल बॉडी के एरिया के विकास के लिए कार्यक्रम का निर्माण करती थी, फंड प्रोवाइड करती थी। उसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो पार्टिसिपेशन नहीं था तो जो कार्यक्रम या योजना बन रही है वो कितना आर्थिक दृष्टिकोण से उस एरिया के विकास के लिए उपयोगी है, इसका आकलन नहीं हो पाता था। लेकिन जब लोकल लोग ही, स्थानीय लोग ही अपनी विकास की योजनाओं का निर्माण करेंगे और उसमें समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है स्थानीय लेवल पर त्वरित होगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया। ठीक है, कि इससे क्या होगा, आर्थिक विकास की प्रक्रिया त्वरित होगी, क्योंकि लोकल व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी यहाँ कार्यक्रम है उसका आर्थिक वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, हमारे लिए उसकी क्या ज़रूरत है। अगर हमारे लिए ज़रूरत नहीं है और ऊपर से योजना एवं कार्यक्रम थोप दी जाती है, तो जितनी हम लागत लगाते हैं उसके अनुपात में रिजल्ट हमें कम मिलता है। और इसलिए ये माना गया कि अगर हम फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य जो है, जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसका आर्थिक मूल्य संगत होगा, लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। और इसलिए यहाँ पर नीड बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी व्यय है उस व्यय के मूल्य का अधिकतम उपयोग करेंगे, है ना। कंसेप्ट क्या है कि जो भी चीज़ आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर से अधिक स्थानीय लोगों को लाभ होनी चाहिए। तो एक तो पहला इसका इम्पोर्टेंस ये है। दूसरा जो है इसका इम्पोर्टेंस है कि आप नाम सुने होंगे सुशासन, राइट, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। देखो, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है, जिसके अंतर्गत हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम लेवल पर अगर ग्राम सभा या गांव के जो लोग हैं उन लोगों के प्रति पीआरआई या अर्बन लोकल बॉडी किस तरह से उत्तरदायी होकर काम करेगी और इनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होनी चाहिए, राइट। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत जब हमने ये फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया तो इस फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हमारे पास सोशल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट भी है ना। हम सामाजिक अंकेक्षण करते हैं, तो सामाजिक अंकेक्षण जब करेंगे, सोशल ऑडिटिंग करेंगे, तो फंड का जो व्यय हो रहा है पीआरआई के द्वारा या अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा, तो फंड जो आया उसकी सही दिशा में उसका व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी जो है हमें मिलेगी। और इसलिए आप देखोगे कि स्थानीय लेवल पर लोग जागरूक हुए हैं कि जो भी केंद्र से हो, राज्य से हो या लोकल बॉडी के द्वारा अपने स्रोत से जो आय का सृजन किया गया
उस आय का सही ढंग से व्यय हो और प्रशासन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो, प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो। क्योंकि इसके पहले प्रशासन की जवाबदेही इस रूप में सुनिश्चित नहीं थी और इसलिए ये माना जाता है कि जब हम फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो इससे सुशासन की प्रक्रिया जो है बहुत मजबूत होती है और इससे बहुत मजबूत होगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी, है ना। राजनीतिक सहभागिता, देखो राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि का मतलब यहाँ पर केवल वोट देने से नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। राजनीतिक सहभागिता का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना, स्थानीय लेवल पर, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत पीपुल की पार्टिसिपेशन इससे बढ़ती है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत किस चीज़ के संदर्भ में डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में डिसीजन मेकिंग में लोगों की सहभागिता इससे बढ़ेगी, क्योंकि लोकल बॉडी के अंतर्गत लोकल बजट का भी निर्माण किया जाता है और लोकल जब बजट का निर्माण किया जाएगा तो उस बजट के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत लोकल लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ती है। एक तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी है ही, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनकी भी भागीदारी है, प्लस अगर गांव के लेवल पर आप जाओगे तो यहाँ हमने मजबूत किया ग्राम सभा को, और ग्राम सभा का मेंबर गांव के सभी व्यक्ति होते हैं। तो गांव के लेवल पर अगर कोई कार्यक्रम बनानी है, कोई योजना बनानी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके डिसीजन मेकिंग में स्थानीय लोग शामिल होते हैं और स्थानीय लोग शामिल होते हैं, इससे क्या होता है कि उनकी सहभागिता बढ़ती है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है और राजनीतिक सहभागिता बढ़ने से हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है ये मजबूत होती है। और साथ ही साथ जो राजकोषीय विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया है कि जो राजकोष के संदर्भ में जो निर्णय लिया जाए उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो पीआरआई के अंतर्गत या अर्बन लोकल बॉडी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट के लेवल में इससे वृद्धि होती है, इससे भागीदारी में वृद्धि होती है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि गरीबी उन्मूलन में, ठीक है, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि गरीबी जो उन्मूलन का कार्यक्रम है, आज़ादी के बाद से ही हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। 5वीं योजना में हमने क्या किया कि एकदम से प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हमने लागू किया, लेकिन उसका बहुत प्रतिफल नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या किया कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित एक तो जो सेंटर का कार्यक्रम है, स्टेट का कार्यक्रम है, उसके लिए जो फंड आ रही है वो फंड जो है हमारे लोकल बॉडी के माध्यम से उसका एक्सपेंडिचर होगा, एक ये। दूसरा, आंतरिक स्रोत से जो हम फंड जुटा रहे हैं उस आंतरिक स्रोत के फंड का भी इस्तेमाल जो है गरीबी उन्मूलन के लिए हम करते हैं। और गरीबी अब का जो संदर्भ है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। इस संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि लोगों को उचित शिक्षा मिल रही है कि नहीं, स्वास्थ्य मिल रही है कि नहीं, पोषण मिल रहे कि नहीं, ईंधन उनको स्वच्छ मिल रहा कि नहीं, पेयजल उनको स्वच्छ मिल रहा कि नहीं, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को है। और इसलिए ये माना गया कि अगर हम फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वह फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन गरीबी के उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर यानी लोकल स्तर पर रोजगार सृजन में भी, यानी कि आप देखोगे कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित एक तरह से
स्कीम है, लेकिन इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया। पंचायत तय करती है कि हमारे पंचायत में किसको जो है मनरेगा के अंतर्गत कार्य की ज़रूरत है, जैसे हमने नीड बेस्ड अप्रोच आपको बताया, और किसको दिया जाए। इसके अलावा क्या होगा कि नेक्स्ट जो है इसमें ध्यान में रखिए कि इससे कोष का कुशलतम उपयोग होगा, राइट। यानी फंड जो है उसको एफिशिएंट तरीके से हम फंड का उपयोग करके और हम स्थानीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास एवं सामाजिक जो न्याय की गतिविधि है उस गतिविधि को हम त्वरित कर सकते हैं। तो जब हम बातें सुनते हैं तो बातें तो इतना अच्छा लगता है कि आपको लगेगा कि इसको हमने बना दिया तो एकदम से विकास की धारा बढ़ने लगी, है ना। लेकिन वास्तविकता इसके कुछ उलट भी होती है। तो इसकी जो लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इसको अध्ययन करते हैं तो हमें पूछा जाता है लिमिटेशंस भी, या कभी पूछ देगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है कि लिमिटेशंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और लिमिटेशंस के बारे में पूछा जा रहा है तो उसको आपको स्पष्ट करना है, राइट। यानी अभी इसमें कमियां क्या है, ठीक है। फर्स्ट तो देखो, कमी की जहाँ तक लिमिटेशंस की बात करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान में रखना है कि जो व्यय है स्थानीय स्वशासन इकाइयों द्वारा, है ना, जो व्यय किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इस व्यय में स्पष्टता का अभाव है, राइट। इसको दूसरा पॉइंट को क्या लिखना है कि जो ये हमारी इकाइयां हैं, इन इकाइयों में इनकी खुद की जो स्रोत हैं, है ना, जैसे इनकी जो हमने वित्तीय स्रोत हमने आपको बताया, है ना। तो वित्तीय जो स्रोत बताया उस स्रोत में जो इनका आंतरिक स्रोत है, बाकी तो इनको या केंद्र सरकार से आ रहा है या राज्य सरकार से आ रहा है, इनके पास जो आंतरिक स्रोत है ये बहुत कम है कि अपने आंतरिक स्रोत से ये विकास के कार्य को बहुत बेहतर कर सके। और ये अपने आंतरिक स्रोत से विकास के कार्य को बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों ने इनकी जो आंतरिक स्रोत है, टैक्स का अधिकार तो उसमें दिया हुआ है, लेकिन रियल सेंस में वो नहीं दे रहे हैं इनको। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसको भी डाइवर्ट करने का काम किए हैं। जैसे देखने को मिला है कि केरल और कर्नाटक जो है उसके अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम है या एमपी फंड से जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको पीआरआई से अलग कर दिया गया है। तो एक तो ये लिमिटेशंस है। केरल के संदर्भ में ये डेटा है कि 4% ही जो है फाइनेंस स्टेट का जो है वो लोकल बॉडीज़ को मिल रहा। तो इसमें काम करने की ज़रूरत है कि एक तो लोकल बॉडीज़ के पास जो आंतरिक स्रोत है उस आंतरिक स्रोत को और बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको स्वतंत्रता देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल बॉडी जब तक ये फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनके पास वित्तीय स्वायत्तता नहीं होगी, तो जब तक इनके पास वित्तीय स्वायत्तता नहीं होगी ये रियल सेंस में फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के कार्य को इम्प्लीमेंट करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। और इसलिए यहाँ पर इनका वित्तीय इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तभी आर्थिक विकास
एवं सामाजिक न्याय जो इनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य का ये बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इनकी जो स्कीम बेस्ड जो इनके पास फंड आता है ना, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। रीडिज़ाइन की ज़रूरत क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक अध्ययन है कर्नाटक के संदर्भ में कि कर्नाटक सरकार ने 400 तरह के डिफरेंट जो है एक तरह से स्कीम बना दिया है लोकल बॉडी के लिए। लोकल बॉडी को उसको क्रियान्वयन करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि इतने ज़्यादा स्कीम्स हैं कि उसके क्रियान्वयन को लेकर के लोकल बॉडी में कन्फ्यूज़न होता है, और लोकल बॉडी में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है। इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है, तभी ये लोकल बॉडी जो है अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे और उसको जो है बेहतर गति से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है आप जो PRI का जो इंस्टीट्यूशन है या अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, इनके अंतर्गत क्या है कि एक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैं बात करता हूँ। अब इस संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप केरल को देख सकते हैं। केरल ने बहुत अच्छा इस संदर्भ में किया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी राइट टू इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया है, और साथ ही साथ सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो केरला का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमने कहा कि गरीबी उन्मूलन में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है, तो बेनिफिशरी का सिलेक्शन है ना। आप देखोगे कि बेनिफिशरी के सिलेक्शन में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हैं। तो बेनिफिशरी के सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको सिलेक्ट करने का प्रोसेस होना चाहिए। और साथ ही साथ केरल ने सिटीजन चार्टर का निर्माण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी किया है, और उसके माध्यम से वहाँ का इंफॉर्मेशन सिस्टम अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो है अदर जगहों पर भी प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। और लास्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ बुक कीपिंग सिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है। यानी कि आपका जो लेखांकन है पंचायत के लेवल पर या लोकल बॉडीज़ के लेवल पर, वित्तीय क्षेत्र का जो लेखांकन है उसमें अस्पष्टता रहती है। उसकी ऑडिटिंग की जो व्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी ये जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप में काम करेगा भविष्य में, और इन चीज़ों को दूर करके हम फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को मजबूत कर सकते हैं।